तो फ्रेंड्स आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म बनने की कहानी पढ़ते हैं हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ हमने स्टार्ट की थी, थोड़ा सा देखते हैं हम। अब देखो आगे हम चलते हैं तो आप देखोगे मिड 18 सेंचुरी के यूरोप में, तो आप देखोगे कि कोई भी नेशन स्टेट जैसी चीज नहीं थी जो हम जानते हैं। जैसे कि आज मैंने बताया जर्मनी इटली, जो आज हम देखते हैं वैसा जर्मनी इटली उस टाइम पे नहीं था, यानी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कि हम जिसे भी जानते हैं जर्मनी के नाम से, इटली के नाम से, स्विट्जरलैंड के नाम से, तो ये जो देश थे वो तब किसमें बटे हुए थे? तब बटे हुए थे किंगडम में, यानी कि तरह तरह के अलग अलग साम्राज्य में, है ना, डचीज और कैंटन्स में। ये डचीज और कैंटन्स माने जैसे हम स्टेट और प्रोविंस बोलते हैं, उसी तरह से जिनके रूलर जो थे उनकी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी थी, यानी कि अपनी खुद की एरिया थी, खुद के अंडर में वो शासन चलाते थे। कोई एक देश नहीं था, कोई एक गवर्नमेंट नहीं थी, लोगों द्वारा कोई सिलेक्शन नहीं होता था पूरा। बात करते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की, तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में था, यानी कि सब अपनी पावर चलाते थे। ठीक है, जो कि अलग अलग तरह तरह के लोगों में डिवाइडेड थे। वो खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर नहीं दे सकते थे, कॉमन कोई कल्चर उनमें नहीं था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से वो कॉन्टेक्ट रखते थे। जैसे कि हम देखेंगे कि हैब्सबर्ग जो एम्पायर था ऑस्ट्रिया हंगरी वाले एरिया में, ठीक है, उसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग थे। जैसे उसमें एक एरिया आता था जिसका नाम था अल्पाइन। अल्पाइन में कौन कौन से आते थे? टायरोल, ऑस्ट्रिया और सर्टनलैंड आते थे, और साथ में बोहेमिया, जहां पे एरिस्टोक्रेसी जो है वो जर्मन स्पीकिंग थी, ये आते थे एरिया। साथ में इसमें इटालियन प्रोविंस आते थे, जैसे कि लोम्बार्डी और वेनेशिया आते थे। हंगरी में देखा जाए तो आधे से ज्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? मैग्यार लैंग्वेज बोलते थे, और जबकि बाकी लोग जो थे वो तरह तरह की अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, एक दूसरा एरिया था गैलिसिया। गैलिसिया में देखो जो एरिस्टोक्रेसी लोग थे, जिनको हम सब जो बोलते हैं ज्यादा ऊंची संभ्रांत लोग, ज्यादा रिच पीपल, वो लोग पोलिश बोलते थे। और इसके अलावा क्या था, साथ में और भी लोग रहते थे, बहुत तरह तरह के किसान लोग, बोहेमियंस, स्लोवेक्स नॉर्थ में रहते थे। स्लोवेन जो थे वो कार्नियोला में रहते थे, जो क्रोएट्स थे वो साउथ में रहते थे, रोमन्स जो है वो ट्रांसिल्वानिया में ईस्ट में रहते थे। तो इस तरह से अब ऐसे डिफरेंस जो है वो इजीली इसमें पॉलिटिकल यूनिटी तो नहीं आती, एकदम से एकता तो नहीं आती अब, लेकिन ये सब लोग जो है वो कुल मिला के बंधे किससे थे? ये बंधे थे सिर्फ एक चीज से कि इनका राजा एक था, इनका एम्परर एक था, सिर्फ इस चीज से बंधे हुए थे। ऐसे अलग अलग एरिया थे। तो फिर सवाल ये आता है कि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का आइडिया कैसे आता? फिर बात ये आती है, तो फिर कहानी पढ़ेंगे कैसे आएगा। इसमें एक क्लास का रोल होता है, और वो क्लास कौन सी है? मिडिल क्लास। कौन सी क्लास है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास रिवॉल्यूशन करती है, और इसमें भी न्यू मिडिल क्लास पढ़ेंगे कि क्या होता है, और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने अपोज किया, चीजें स्टार्ट की। तो देखो क्या हुआ, सोशली और पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से और व्यवस्थित रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से, तो क्या था, एक एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास थी कॉन्टिनेंट पे, यानी कि पूरे कॉन्टिनेंट पे अधिकार किसका था? एरिस्टोक्रेसी का। संभ्रांत लोग जिसे हम कहते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग, इस क्लास के जो मेंबर्स थे वो किससे जुड़े हुए थे? एक कॉमन लाइफ स्टाइल से, जैसी वो लाइफ स्टाइल जीते थे उससे। उनके पास इलाकों में बहुत ज्यादा अपने एरिया से, गांव वगैरह में खुद की जमीनें थी, ठीक है, टाउन हाउसेस थे। वो लोग फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, हाई सोसाइटी में रहने के लिए। जैसे आज हम लोग इंग्लिश को ज्यादा मानते हैं, ऐसे वहां पे वो लोग फ्रेंच बोलते थे। उनकी फैमिली जो है वो कनेक्ट किससे होती थी? जनरली मैरिज से होती थी। तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो हालांकि संख्या में बहुत कम थी, जो मेजोरिटी थे वो कौन थे? वो थे किसान। ठीक है, अब देखा जाए तो वेस्ट की तरफ अगर देखा जाए, वेस्ट यूरोप में या वेस्ट फ्रेंच में, तो ज्यादातर जो जमीनें हैं उस पर कौन खेत करते थे? टेनेंट्स और छोटे छोटे ऑनर्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? जो किराए पे जमीन लेके खेती करते हैं, या छोटे छोटे होते थे। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात की जाए तो लैंड होल्डिंग का पैटर्न जो था वहां क्या होता था? बड़े बड़े फार्म थे, जिन्हें कौन कल्टीवेट करते थे? सर्फ लोग, यानी बड़े बड़े किसानों की जमीनें थी, बड़े बड़े किसानों के खेत थे, पर उन पे काम कौन करते थे? सर्फ, यानी कि बंधुआ मजदूर, उनको बोलते हैं सर्फ। वो लोग काम करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो देखो
वेस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप का पार्ट था हमारा, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का पार्ट, उसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ थी और ट्रेड थी, इसकी वजह से बड़े बड़े शहर अस्तित्व में आए, कॉमर्शियल क्लास बनी जो कि प्रोडक्शन वगैरह की वजह से बनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में कब चालू हुआ? 18 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। ध्यान रखना दोस्तों, 18 सेंचुरी का मतलब है लगभग लगभग 1750 का टाइम, ठीक है। तो 18 सेंचुरी यानी कि 1700 से लेके 1800 तक, और इसका सेकेंड हाफ मतलब 1750 से लेके 1800 तक का टाइम। तो ये सेकेंड हाफ में चालू हुआ, जबकि फ्रांस में और जर्मनी के बाकी पार्टों में ये 19 सेंचुरी में हुआ। 19 सेंचुरी मतलब 1800 के बाद का टाइम, ठीक है। अब नए नए सोशल ग्रुप धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगे, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सभी आने लगे। और सेंट्रल और ईस्टर्न स्टेट में क्या हुआ, इनकी जो संख्या थी वो थोड़ी संख्या में लेट 19 सेंचुरी में कम थी। एजुकेटेड लोगों के बीच में भी जो लिबरल मिडिल क्लासेस थी, जिसका अंदर नेशनल आइडिया था कि भाई हमें नेशनल यूनिटी बनानी है, उसने क्या बोला कि ये जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ऑटोक्रेसी को, ये जो सुविधाएं मिलती है जो कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ी होंगी, वो सुविधाएं खत्म होनी चाहिए, ऐसा मिडिल क्लास ने बोला। तो ये न्यू मिडिल क्लास वही है जो मिडिल क्लास थोड़ा पैसे वाली हो गई, एजुकेशन हो गई, एजुकेशन उनके पास हो गई, वही लोग कहलाए न्यू मिडिल क्लास। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। दोस्तों बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। लिबरल, देखो नेशनलिज्म तो मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद होता है, एक राष्ट्रीय भावना होना, और लिबरल क्या होता है? लिबरल माने खुली विचारों वाले, फ्रैंकनेस, फ्रीडम की बात करने वाले, वो होते हैं लिबरल नेशनलिज्म। तो हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म क्या था। तो देखो क्या था कि ये जो शुरुआती 19 सेंचुरी का यूरोप था, उसमें नेशनल आइडेंटिटी जो जुड़ी थी वो किससे जुड़ी थी? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। बात करते हैं लिबरलिज्म वर्ड का। तो लिबरलिज्म वर्ड कहां से आया? ये आया लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? एक तो था इंडिविजुअल की फ्रीडम होना, यानी कि हर किसी को फ्रीडम होना, तरह तरह की चीजें जैसे कि आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। दूसरा क्या था? जो सभी लोग हैं लॉ के बराबर, लॉ के सामने बराबर होने चाहिए, कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। पॉलिटिकली इसने क्या बोला कि गवर्नमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जो किससे बनी हो? कंसेंट से बनी हो, यानी सभी लोगों द्वारा मिलजुल के बनाई जाए, यानी कि कुल मिलाकर डेमोक्रेसी की बात इन्होंने की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, अब देखो क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसी से लिबरलिज्म जो है उसका मतलब था कि ऑटोक्रेसी का खत्म होना, उनके प्रिविलेजेस का खत्म होना, एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना जो कि पार्लियामेंट के थ्रू चलाई जाए। और 19 सेंचुरी के लिबरल्स ये भी कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, इनवायलेबिलिटी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये भी लिबरल लोग कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं, देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब था। अब यहाँ पे लिबरल लोग बात तो करते थे कि कानून के सामने सभी बराबर होनी चाहिए, लेकिन उनका मतलब ये कतई नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज हो। सफरेज का मतलब वोट देने का अधिकार होना, यानी कि लिबरल लोग बात तो करते थे कि कानून के सामने सब बराबर हो, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि यूनिवर्सल सफरेज हो। क्लियर? आप देखो जैसे कि फ्रांस जो था और जिसमें पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां पे राइट टू वोट और इलेक्ट होने का अधिकार केवल किसको दिया गया? प्रॉपर्टी वाले लोगों को दिया गया, और बिना प्रॉपर्टी वालों को और वुमन को भी इससे बाहर रखा गया। केवल एक कुछ टाइम था, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर? जैकोबिन के, केवल एक टाइम था जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर, जब सभी एडल्ट मेल्स को सफरेज दिया गया, यानी पूरे एडल्ट मेल्स जो भी ऊपर कैटेगरी के पूरे मेल्स थे उन सबको। ठीक है, जैकोबिन से पहले केवल प्रॉपर्टी वाले 25 ईयर से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, लेकिन जब नेपोलियन कोड आया, जब नेपोलियन ने अपना सिविल कोड अप्लाई किया, तो वापस से सफरेज को कम कर दिया और वुमन जो है उसको केवल माइनर का दर्जा दिया, और उनको बोला कि ये केवल फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी है, यानी केवल पतियों और पिताओं की संपत्ति है और केवल उन्हीं के लिए ये काम करेंगी। फिर लगभग लगभग देखो 19 और 20 सेंचुरी में वुमन और जो नॉन प्रॉपर्टी वाले लोग थे वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। तो ये हमारा दोस्तों हुआ पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म की बात, कि पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। फिर बात करेंगे इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी इकोनॉमी के मामले में लिबरलिज्म का क्या मतलब है, फ्रीडम का क्या मतलब है। तो देखो दोस्तों, इकोनॉमिक स्फीयर का मतलब है फ्रीडम का, मार्केट की फ्रीडम होना,
जहां पे क्या है, आराम से गुड्स एक्सचेंज हो सके। स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे, वो हट जाए, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी जो मिडिल क्लास थी उसकी, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है कि जर्मन स्पीकिंग रीजन है 19th सेंचुरी में, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ में, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उन्होंने क्या किया, देखो नेपोलियन के जो मेजर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कन्फेडरेशन बनाया पूरा 39 स्टेट्स का। क्या कन्फेडरेशन बनाया? 39 स्टेट्स का, ठीक है। और हर इसमें से क्या था, अपनी इसकी हर एक 39 स्टेट में से हर एक स्टेट की करेंसी होती थी, हर एक स्टेट का वेट और हर एक स्टेट का मेजरमेंट होता था। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लो 1833 में एक व्यापारी है, वो कहां से ट्रेवल कर रहा है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसको अपनी गुड्स बेचनी है, तो कितने कस्टम बैरियर से होकर निकलना पड़ेगा उसे? 11 कस्टम बैरियर से, ठीक है। और हर जगह 5% ड्यूटी उसको देनी पड़ेगी। अब ड्यूटी जो है वो वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, और आपको पता ही है कि वेट और मेजरमेंट सभी जगह अलग अलग होता था, ठीक। आप देखो तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए क्लॉथ का जो मेजरमेंट था उसको बोलते थे एलए। अब इसका हर जगह नाप अलग अलग था, तो एलए मतलब लाइक जैसे हमारे मीटर में तो कपड़ा नापते हैं, ऐसे एलए में नापते थे कपड़ा, ठीक है। अब एलए की यूनिट अलग अलग थी। देखो अगर फ्रैंकफर्ट की बात की जाए तो आपको कितना कपड़ा मिलेगा? 54.7 सेंटीमीटर 1 एलए में। मेंज में मिलेगा 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, और वहीं फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यानी कि क्लॉथ की एक ही यूनिट की अलग अलग यूनिट है सेंटीमीटर में, इस तरह से। अब ये अगर चीजें होंगी तो इकोनॉमिक एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। आज अगर 1 किलो का अलग अलग जगह ग्राम हो, कहीं 900 ग्राम कहीं 800 ग्राम, तो हमें लेने में दिक्कत आएगी। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने ग्राम आ रहे हैं टोटल किलो में अलग अलग जगह पे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, जिसके वजह से गुड्स, पीपल और ये सब कैपिटल का आदान प्रदान आराम से हो पाए। इसके लिए क्या किया गया? 1834 में एक काम किया गया और एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ोलवेरिन। कस्टम यूनियन या ज़ोलवेरिन वो फॉर्म की गई। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की प्रूशिया ने, और इसको बाकी जो जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, और जो करेंसीज की संख्या थी वो 30 थी पहले, और अब कितनी कर दी? ओनली 2 करेंसी रह गई। क्लियर? रेलवे का नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चीजें बढ़ी और नेशनल सेंटीमेंट इन चीजों के साथ बढ़ गए, क्योंकि सभी देश एक होने लगे, धीरे धीरे सभी जगह एक होने लगी, लोग जुड़ने लगे आपस में रेलवे के फैलने से। तो ये सारी चीजें होने लगी। आगे की कहानी में हम देखते हैं और हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 में नेपोलियन की हार हुई, और तब जो शासन चला वो शासन चला कंजर्वेटिज्म से। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म मतलब ऐसी फिलॉसफी जो पुराने ट्रेडिशन पे जोर देती हो, जो कहती हो कि पुराने इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, और चेंज की तरफ हम चलेंगे लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो वो कंजर्वेटिज्म बेसिकली चेंज चाहते नहीं है, बहुत बाद में धीरे धीरे वो चेंज के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिर पुराने इंस्टीट्यूशन कौन से? मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की होना चाहिए, समाज में जो व्यवस्था रहती है, कौन सा ऊपर कैटेगरी उसके ऊपर नीचे कैटेगरी, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सभी जो है रहने चाहिए, ठीक है। अब ज्यादातर लेकिन जो कंजर्वेटिव थे वो ये चाहते नहीं थे कि बहुत पहले की सोसाइटी में जाया जाए। वो कहते थे कि भाई ये काम करते हैं, नेपोलियन ने जो भी मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है, उसके साथ चलते हैं, उसको भी रखते हैं, और लेकिन कुछ जो मोनार्की वगैरह है, ठीक है, वो मजबूत कर सकती है इन चीजों को, जो भी रिफॉर्म की नेपोलियन ने। तो नेपोलियन के कुछ फॉर्म रखते हैं, कुछ फॉर्म नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न आर्मी रखी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अच्छी हो गई, डायनेमिक इकोनॉमी हो गई, फ्यूडलिज्म का खत्म हो जाना, सर्फडम का खत्म हो जाना। इसकी वजह से क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक मोनार्की और बल्कि ज्यादा मजबूत हो सकती है, ठीक है। तो 1815 से क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोपियन पावर्स की, कौन सी? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों जो पावर्स थी वो मिली, ठीक है। उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ये वियना में मिली। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। और ये जो वियना कांग्रेस के नाम से जानी गई, इसको होस्ट किया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, ठीक है। और जो डेलीगेट था, जो दल था, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की, और उन्होंने बोला कि भाई जो ज्यादातर चेंजेस यूरोप में आए हैं नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान,
उनको हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी जिसको हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, उसे वापस लाया गया और फ्रांस ने जो भी टेरिटरी थी, है ना, नेपोलियन के अंडर में आए जो ली थी वो खो दी पूरी, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि फ्रांस दोबारा से ऐसा कुछ आगे ना करे, उसके लिए फ्रांस की बाउंड्री पे तमाम तरह के जो एरिया थे अलग अलग देशों के वो लगाए गए। जैसे कि हम देखेंगे, देखो नीदरलैंड का जो किंगडम था जिसमें बेल्जियम शामिल था वो नॉर्थ में लगाया गया, जेनेवा उसमें पिडमॉन्ट में जोड़ा गया और साउथ में उसे लगाया गया। प्रूसिया जो था उसे वेस्टर्न फ्रंटियर में जगह दी गई और ऑस्ट्रिया जो थी उसे नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। क्लियर, ये सारी एरिया अलग अलग कब्जे में किए गए। लेकिन जो नेपोलियन ने 39 स्टेट का जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया गया, ठीक है। ईस्ट में क्या किया गया, रशिया को पार्ट दिया गया, पोलैंड को, जबकि और प्रूसिया को पार्ट दिया गया, सैक्सोनी का पार्ट दिया गया, ठीक है। इसका मेन इरादा क्या था कि भविष्य में दोबारा से कभी नेपोलियन की तरह से ही कोई पूरा मोनार्की वगैरह जो है वो दोबारा से इस तरह से ना बने और मोनार्की पूरी बनी रहे पहले वाली, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो कंजर्वेटिव जो रेजिम थी 1815 वो कैसी थी, ऑटोक्रेटिक थी, ठीक। उन्होंने क्या किया, किसी की सुनी नहीं, क्रिटिसिज्म वगैरह ऐसी एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया जो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करती हो, ठीक है। जो भी सेंसरशिप लगा दी न्यूज़पेपर में, बुक्स, पब्लिक सॉन्ग, जहां जहां भी जो जो कहा गया उन सब पे उन्होंने बैन लगा दिया, ठीक है। ये एक पिक्चर देखेंगे, ठीक, ये पिक्चर है, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या सुनने को मिलता है कि भाई सीधी सी बात है, इसमें क्वेश्चन आता है, देखो कि हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। ये लोग देखो ये यहाँ पे पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई आप मुंह बंद करके आओ, आप कुछ बोलने के यहाँ पे आपको बोलने का राइट नहीं है। तो ये बोल रहे हैं भाई हमें सोचने पे भी कब तक अलाउ किया जाएगा, यानी कि बोलना तो बंद कर ही दिया। तो इस तरह से ये पिक्चर आपको सीबीएसई में पूछी जा सकती है। उसके बाद देखो दोस्तों आगे देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज थी वो कंटिन्यू रही, लोगों को इंस्पायर करती रही, ठीक है। मेजर जो इश्यूज थे लिबरल नेशनलिस्ट ने उठाए वो क्या था कि नया जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था उसको क्रिटिसाइज करना, फ्रीडम ऑफ प्रेस मेनली ये रखना, ये नेशनलिस्ट लोगों की डिमांड थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कुछ रिवॉल्यूशनरीज के बारे में जिन्होंने रिवॉल्यूशन किए। तो देखो 1815 के बाद क्या क्या हुआ कि रिप्रेशन का जो दौर चला, जो डर था, उसकी वजह से कई नेशनलिस्ट जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटी जो है वो फॉर्म की गई यूरोपियन स्टेट्स में कई जगह पे, ठीक है। और तब रिवॉल्यूशनरी होने का क्या मतलब था कि उन आइडिया को पहुंचाना, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करना, जो भी वियना कांग्रेस में लगाई गई है। ज्यादातर जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने देखा कि नेशन स्टेट का जो बनना है वही समस्या का समाधान हो सकता है, वही फ्रीडम ला सकता है। तो इसी तरह से देखेंगे एक रिवॉल्यूशनरी था इटालियन जिसका नाम था गिसेप मैज़िनी, ठीक है। इसका जन्म हुआ था जेनेवा में 1805 में और ये क्या हुआ कि कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर बन गया, ठीक है। 24 साल की एज में क्या हुआ, उसे 1831 में लिगुरिया में रिवॉल्यूशन करने के लिए एग्जाइल में भेज दिया गया, यानी उसे वहां से हटा दिया गया। वहां पे उसने क्या किया, दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई गई। पहली तो बनाई गई यंग इटली बनाई उसने मर्सिलीज में, और दूसरी बनाई गई उसने यंग यूरोप बर्न में। बर्न यानी कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। इसके मेंबर कैसे थे, पूरे यंग मैन थे, ठीक है, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट से। मैजिनी ये मानता था कि गॉड जो है उसने नेशंस को नेचुरल यूनिट बनाया है मैनकाइंड की, यानी कि ये नेचुरल है पूरा और इनको नेचुरल देश होना चाहिए, राजाओं के अलग अलग शासन नहीं होने चाहिए। इसलिए इटली जो है वो छोटे छोटे स्टेट या किंगडम में बटा नहीं रहना चाहिए, इसको एक सिंगल यूनिट हो जाना चाहिए, क्लियर। तभी इटली की लिबर्टी पॉसिबल और इटली अच्छे से रह पाएगा, ठीक है। और इसके मॉडल को फॉलो करते हुए कई सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में, फ्रांस में, पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में कई जगह पे सेटअप की गई दोस्तों। अब ये जो मैजिनी इतना सारा कर रहा था, इसी की वजह से याद हो आपको कि ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मेटरनिक था उसने मैजिनी को बोला, क्या बोला मैजिनी को, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट सीबीएसई में पूछे जाने लायक है कि भाई मोस्ट डेंजरस इकोनॉमी कौन, एनिमी कौन है सोशल ऑर्डर का। किसने कहा था, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था। किसके बारे में कहा था, गिसेप मैजिनी के बारे में कहा था।